इस समय जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है, जो चुनाव जो बीएलओ होता है वो एक तरह से अंग है चुनाव आयोग का, एक्सटेंडेड, मतलब सरकारी मशीनरी के जरिए ही चुनाव होता है। आप देखिए कि कितनी ज्यादती बीएलओस के साथ हो रही है कि उनको न तो उनको स्मार्टफोन दिए गए, लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती है, और ना उनको डेटा दिया गया, ना उनको घूमने का जो तमाम इलाकों में जाने आने का किया गया। और एक अनरीजनेबल टीचर जो है वो पहले अपने विद्यालय में जाके हाजिरी लगाएं और फिर पूरे क्षेत्र में घूमे, फार्म भरे और फिर हाजिरी लगाएं। तो आप क्या सुन रहे हैं इस बीच जो बीएलओ के साथ जो हो रहा है, या जिस तरह से मतदाता सूची बन रही है, आपको लगता है कि उसमें सही मतदाता सूची बन पाएगी इस तरह के हड़बड़ी में और इस तरह के आधे अधूरे संसाधनों के साथ? भाई पूरी तैयारी ही नहीं हुई है तो कैसे चुनाव ठीक होगा जब मतदाता सूची ही नहीं ठीक बन पाएगी तो? नहीं देखिए, ये तो एक बड़ा चैलेंज तो है ही, और ये चैलेंज नहीं होता तो इतने सारे सुसाइड्स के मामले जो है वो सामने नहीं आते। अकेले गुजरात में 4 जो बीएलओज हैं उनके आत्महत्या की बात सामने आई, अखबारों में भी प्रकाशित किया। 3 मध्य प्रदेश में हुआ, पश्चिम बंगाल में 3 जो है उन्होंने सुसाइड करने की बात सामने आई। उत्तर प्रदेश में भी 1-2 मौतें हुई हैं, उनके कारणों की अलग-अलग विवेचना हो रही है, लेकिन चूँकि ये कहा जा रहा है कि इस स्ट्रेस के नाते ही उनका भी निधन हुआ। एक शिक्षिका हैं नोएडा की, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा और पत्र लिख के जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा कि देखिए भाई, मेरे जो कार्य क्षेत्र में करीब 1100 कुछ मतदाता आते हैं और मैंने 100 कुछ मतदाताओं का सारा प्रक्रिया पूरी कर दी है, अपलोड करके सब कुछ क्लियर कर दिया है। लेकिन अब मेरे बस का ये काम करना नहीं है, पहली चीज़, और दूसरा ये कि मैं अब पढ़ा भी नहीं पाऊँगी। और एफआईआर भी दर्ज हो रही है उन लोगों के यार खिलाफ? तो वो चुनाव आयोग करता ही है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया जब चल रही होती है, तो जो भी कर्मचारी उसमें भाग नहीं लेते, वो चाहे एब्सेंट हो जाएँ, ट्रेनिंग में ना भाग लें, किसी में लें, उनके खिलाफ एक एफआईआर करने का प्रक्रिया है। और मुझे ये लगता जो है कि एफआईआर, मैं बीच में रोक के एक लाइन बता दूं कि वो जो एफआईआर हुई है वो ज्ञानेश कुमार की जो बेटी कलेक्टर हैं नोएडा में, उन्होंने कराई है। हाँ, वो वो भी एक डीएम है। कनेक्शन है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो बता रहे हैं, कर्मचारी हैं, मैं जो समझ गया आपको, कर्मचारी मैं हैं, बता आप रहा हूँ। उनको पर्याप्त संसाधन और समय दीजिए। अगर ये टीचर को ये आपने ये बड़ा लगाया है ये बड़ा तो चैलेंज है। ये बड़ा चैलेंज इसलिए है, इसीलिए हम लोगों ने कल इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की थी और इसमें बहुत सारे अलग-अलग जो शिक्षक संघ हैं, तमाम सारे लोग हैं, उनको भी जोड़ा था। और जो मुद्दा सामने आया उसमें एक ही 2 बात प्रमुख तौर पर सामने उन लोगों ने रखी। एक तो ये रखा कि भई हमको आप कोई लिखित तौर पर इस बात का कोई पत्र या कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं देते कि भई आप इस काम के लिए तय किए जा रहे हैं, और अगर आपको इतना पारिश्रमिक मिलेगा, यानी ₹1000, ₹2000, ₹200 प्रतिदिन जो भी मिलेगा, मतलब एक मिनिमम आपको या 5-6 हज़ार रुपए महीने में आपको मिलेंगे, आपको ये दायित्व अतिरिक्त करना है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर इस काम को करते हुए किसी परिस्थिति में आपका निधन हो जाता है, आपको कोई समस्या हो जाती है, तो चुनाव आयोग या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए ये सहूलियतें रखता है, जैसे कि चुनाव में मतदान कर्मियों के मृत्यु के बाद एक सम अमाउंट जो है वो चुनाव आयोग उनको देता है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में कोविड आया हुआ था और उस कोविड में भी पंचायत के चुनाव हुए और उनका नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में जो चुनाव अधिकारी बने हुए इस तरह के शिक्षक या जो बीएलओज या जो भी आप उनको पीठासीन अधिकारी इस तरह के लोग थे, कई की मौत हो गई थी। और क्या हुआ था, जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने कहा कि 2-3 की मौत हुई है। फिर बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा मुद्दा बना, सब जगह मीडिया में, हर सोशल मीडिया पर इसको लेकर के चर्चा हुई और उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया तो वो संख्या थोड़ी बढ़ी। पर बड़ी संख्या थी, मतलब अगर आप कर्मचारी नेताओं की माने तो संख्या हजारों में थी। पर फिर भी वो एक संख्या तय की गई और उनको मुआवजा दिया गया, पर कुछ लोगों को उसमें मुआवजा मिला और कुछ लोगों का मुआवजा आज भी कोर्ट में जो है विचाराधीन है। आज भी कोर्ट ने उसको लेकर के फैसला नहीं किया। मेरा सवाल इसी बात के लिए, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए हम लोगों ने भाई एक विमर्श ये भी बन रहा था कि भाई आपको ये बार-बार करना है। मतलब आपको हर बार आप मतलब जो एसआईआर की बात कर रहे हैं कि रिफाइंड लिस्ट होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर चुनाव में एक रिफाइंड लिस्ट होनी चाहिए। आप एसआईआर 10 साल बाद मत करो। हर चुनाव से पहले आप एक एसआईआर करो और उसमें जो भी इस तरह की डुप्लीकेसी, मरने जीने वाले, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए, तो अपडेशन होना चाहिए, तो आप बिल्कुल। करिए। लेकिन इसके लिए आप एक डेडिकेटेड इलेक्शन का पूरा कैडर बनाइए।
आप किसी बीएलओ, किसी शिक्षा मित्र, किसी को बीएलओ बना करके, किसी अनुदेशक को जिसकी 8-9 हज़ार रुपए तनख्वाह है, किसी आशा बहू को, किसी आंगनबाड़ी वाली को, इस बात के लिए अगर आप पहले ही अगर उसके अंदर लिमिटेशन नहीं होती, बहुत सारी क्षमताएं होती, तो वो आईएएस आईपीएस नहीं होती क्या? फिर वो शिक्षा मित्र, आशा बहू, ये सब क्यों होते भाई? और नहीं, अगर फिर उनको संसाधन तो दीजिए, टूल्स जिनसे आप काम कराना चाहते हैं, टूल्स भी तो नहीं दे रहा। अब उसमें क्या है कि आपको अपना ही फोन इस्तेमाल करना है। अगर अब आपका फोन है, हमारा फोन, किसी का फोन 1 टीबी मेमोरी वाला है तो कोई बात नहीं है, और अगर हमारे में 256 या 56 जीबी डेटा है और हमको 1000 आदमी का आपने दे दिया कि इनको मोबाइल से फोटो खींचो, फिर इसको अपलोड करो, अपलोड करके फॉर्मेट करो, ये तो जो जिसके घर में लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, वो तो सारा हो सकता है कर भी पाए। दूसरा, महिला कर्मचारियों के साथ एक बड़ी समस्या क्या है कि आमतौर पर जो लोग बाग हैं वो 10 से 5 बजे तक अपने ऑफिसेज में या कहीं काम करने के लिए गए होते हैं। अब अगर महिला बीएलओ आपके घर आए और पता चले कि रामदत्त जी जो है वो अपने दफ्तर गए हुए हैं, शाम को आइए, ठीक है, तो अब वो 10 से 5 तो वो आ सकती है आपके यहाँ, चलिए 2 बार आ जाएगी, हालांकि उसके भी डीजल का, पेट्रोल का पैसा उसी को देना है, लेकिन चलिए वो आपके घर दोबारा आ गई, भैया ये फॉर्म है, इसको भर दीजिए। आप लौटे 7 बजे शाम को, तो आप कहोगे ऐसा है 10 से 7 तो मैं नहीं मिलूंगा, 7 बजे के बाद आपको आना हो तो आइए, तो नहीं आएगी आपके घर, उसका आपका फॉर्म तो अधूरा ही रहेगा। और बड़ी संख्या में इस प्रक्रिया में महिला कर्मचारी, और इसलिए जो एफआईआर हुई है, अगर आप उनकी संख्या निकालेंगे तो एक बड़ी संख्या महिलाओं की है। महिलाओं की एक बड़ी अपने आप में समस्या है, और ये तो शहरी इलाकों की बात हो गई। अगर आपने दूर दराज के गांवों में, इलाकों में कर दिया, तब क्या होगा? तब तो कोई महिला 4 बजे के बाद भी नहीं जाएगी। अब आप कहते रहिए कि ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है, ये सब, अरे भाई कोई आदमी का लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा तो क्या वो महिला अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पति को या अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के आपका एसआईआर का फॉर्म भरवाने जाएगी? नहीं जाएगी ना। लेकिन और फिर आपने क्या किया, टाइम बाउंड कर दिया, मतलब आपने इसको, जो काम 4-6 महीने में पूरा हो सकता है, उस काम को आपने 40 दिन में। अब मान लीजिए कि रामदत्त जी जैसे अभी गए थे बहुत बाहर, अभी 10 दिन और नहीं आते, चले जाते उधर मुक्तेश्वर की तरफ, रामगढ़ की तरफ, और फिर नहीं लौट करके अगर आते और 10 दिन है, तो फिर इनका नाम तो एसआईआर से के थ्रू बाहर हो जाता कि भाई बीएलओ लिख के दे देता कि भाई हम गए त्रिपाठी जी के घर, वो मिले ही नहीं, और आप एब्सेंट हो गए, और फिर उसका क्या होगा आप नहीं जानते। तीसरा, उस प्रक्रिया नहीं के तो अंदर मेरा सवाल है अपने सीनियर कोलीग देवकी नंदन जी से कि भाई ये सारी बातें जो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, वोटर लिस्ट मूलभूत काम है चुनाव कमीशन का तैयार करना, और इतना ज्यादा मीडिया में, अखबारों में, टेलीविजन पे, यूट्यूब चैनल में सब आ रहा है, तो मान लीजिए राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो मशीनरी है चुनाव कराने वाली, कंडक्ट कराने वाली, उनकी प्रॉब्लम्स पे इस तरह से जो खामोशी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके सहयोगियों की, उस पर आप क्या कहेंगे? तो इसका मतलब है कि बहुत ही संवेदना है ही नहीं आपकी किसी चीज के प्रति, कोई आप एक तरफा काम कर रहे हैं आंख बंद करके। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में अगर इलेक्शन कमीशन, मतलब जो चुनाव कराने वाली मशीनरी है, अगर एक पाले में खड़ी हो जाएगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। देश में आज की तारीख में जो सिचुएशन है वो ऐसे ही बन गई है। ज्ञानेश कुमार एक पाले में खड़े हो गए हैं, एक पार्टी की तरफ खड़े हो गए हैं, दूसरी पार्टी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। उनको कम से कम सरकारी कर्मचारियों को या बीएलओ की बात तो सुननी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम। बीएलओ की वो बात दरअसल क्या है कि जो अवनीश ने अभी बताया कि बीएलओ जो है वो आपका म्यूट है। बीएलओ ये वीडियो में आपको ये प्ले कर रहा हूँ, देखिए अभी जी कर मतलब एक बीएलओ है, ये अभी खबर आई गोंडा में, विपिन यादव। अब ये कह रहे हैं कि विपिन यादव जी ने जो है संभवतः जहर खा लिया है, अभी की बात है ये, ठीक है। मैं बस यही बात कहता हूं कि चाहे किसी भी लेवल की बात हो, आप किसी को इस तरह का प्रेशर नहीं दे सकते, वो काम करे ना करे, जिसको अपनी जान देने या जान का जोखिम आने की परिस्थिति आ जाए, ये परिस्थिति आप नहीं दे सकते किसी को। नहीं, और वही मतलब आंख बंद किए उसको दे रहे हैं आप सेना लगा दीजिए ना, कान आपको बंद लगता है किए, बड़ा आंख इंपॉर्टेंट बंद काम है, किए, सेना लगा दीजिए, पुलिस लगा लगा दीजिए, 24 घंटे वर्क फोर्स आपने बना रखी है, उनको लगा दीजिए। आप
उन निरीह लोगों को लगा रहे हैं जिनको आपने 8 घंटे के लिए हायर किया है। नहीं, या तो जैसे जून में छुट्टी होती है स्कूलों की, छुट्टियां 1 महीने के लिए डिक्लेयर कर दें कि भाई चलो यही काम करना है। अरे सर, और ज़्यादा सस्पेंड हो जाएँगे, और ज़्यादा सस्पेंड हो जाएँगे। 1 महीने की छुट्टी जो मिलती है कम से कम, वो भी उनके लिए बड़ी मुश्किल है। आप देखिए ना कि कितने सारे पेंडिंग पेमेंट्स नहीं होते हैं। आप हाँ, अभी चुनाव का काम कर रहे हैं, आपको पैसा आगे मिलेगा। अभी देखिए टीचर्स का वो समर वेकेशन सरकार ने कर दिया था कि भई अब समर वेकेशन में भी आप कैंप लगाएँगे। अब जो छुट्टी का टाइम होता था टीचर्स के लिए या इस तरह के कर्मचारियों के लिए, वो कहीं घूमने जाते, अपने माता-पिता को तीर्थाटन कराते, अपने बच्चों को कहीं घुमाते या कुछ नहीं करते, कोई अतिरिक्त काम करते जिससे उनको और आय हो। सही आपने बात है। कहते तो अब आप नहीं, कैंप मेरा लगाइए। मतलब है कि ऑफिशियली आप जिन बीएलओज को लगाइए, हैज़ फिर टू बी उनके अ लिए कैडर। आई ऑफिस थिंक के यहाँ काम पर से एक कैडर छुट्टी होना दे, चाहिए और ऑफिस के काम डेडिकेटेड से छुट्टी ऑफिसर हो, दे। चुनाव आयोग का ऑफिसर हो, जो वेल ट्रेन्ड हो, वेल इक्विप्ड हो और बिल्कुल, खुद वो मतलब इसके लिए एक रिस्पांसिबल। अलग से एक बॉडी बने, जैसे और डिपार्टमेंट है वैसे इलेक्शन कमीशन अपनी बॉडी स्पेशली बनाए। ये बड़ा अच्छा सुझाव है, आज की चर्चा में निकल करके आया। और आज की चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हुआ है कि क्या चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करा रहा है? क्या चुनाव आयोग ईमानदारी से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहा है? क्योंकि मतदाता सूची बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये काम पब्लिक पर थोप दिया गया है। आपको एक फॉर्म दे दिया जा रहा है, आपको फॉर्म भरना है। 1952 में पहली बार मतदाता सूची बनाई गई थी। 1952 में जब पहली बार मतदाता सूची बनाई गई थी, उस समय किसी से फॉर्म नहीं भरवाया गया था। खुद इलेक्शन कमीशन के लोग, यही कर्मचारी घर घर जाकर के लोगों का नाम, उम्र, ये सब कुछ नोट करके उसे वोटर बना रहे थे। मैं लेकिन एक बीच में आपको इसमें जानकारी दे दूं, हमारे देश में जो नागरिकता का कानून है, इट इज बाय बर्थ। हम भारत में पैदा हुए, हम भारत के नागरिक हो गए। हाँ, तो ये सरकार की और चुनाव आयोग के तंत्र की जिम्मेदारी है कि आप हमारे नागरिकता के अधिकार की रक्षा करें और उसको जहां जरूरत हो उसको उस रजिस्टर में दर्ज करें। ये बिल्कुल जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की और गवर्नमेंट की कि हमेशा रजिस्टर उसका तैयार होना चाहिए। हम कहाँ घूमते हुए हर चीज का फॉर्म अलग भरते घूमेंगे।